नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी महज अफवाह है। आज हम एक बहुत अहम मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं और वो ये कि ये हम जानते हैं कि हमारे देश में वैक्सीन को लेकर कमी हो रही है। तो क्या हम जो इस वक्त टीकाकरण का कार्यक्रम चला रहे हैं उसमें सेकेंड डोज को देने का जो इंटरवल है उसको बढ़ा करके ये कोशिश कर सकते हैं कि पहली डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को दी जाए। यानी कि अभी जो हम 4 से 8 हफ्ते के अंदर दूसरी डोज लगा देते हैं और एक ही शख्स को 2 डोज मिल जाती है, उसकी जगह अगर हम उसे 12 हफ्ते कर दें और वो जो दूसरी डोज पहली डोज वाले आदमी को लगनी थी वो किसी और को लगा दें, तो क्या इससे फायदा होगा? अगर आप आंकड़ों को देखें जो कि ऑक्सफर्ड की जो वैक्सीन का ग्रुप है उनके एक स्टडी से सामने आया है, तो उससे यही लगता है कि शायद ऐसा करना ठीक हो, क्योंकि वैक्सीन की कमी के चलते जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उनको कम से कम पहली डोज दी जा सकेगी। इससे शायद हो सकता है कि महामारी का जो फैलाव है वो कम हो। 6 हफ्ते में यह देखा गया है कि 2 डोज मिलने पर वैक्सीन की सुरक्षा 55.1%, यानी कि उसकी एफिकेसी अगर आप पहली डोज के 6 हफ्ते बाद दूसरी डोज देते हैं तो 55.1%। लेकिन अगर आप यही सेकेंड डोज 12 हफ्ते के बाद देते हैं तो उसी वैक्सीन की सुरक्षा ऑक्सफर्ड की यानी कि एस्ट्राजेनेका की या कोविशील्ड की 81.3% हो जाती है। यह भी पाया गया है कि 18 से 55 साल की उम्र के जो लोग हैं उनके अंदर जो एंटीबॉडी रिस्पांस है, जिसको हम बाइंडिंग एंटीबॉडी रिस्पांस कहते हैं, वो 12 हफ्ते में अगर दूसरी डोज दी जाती है तो वो 6 हफ्ते के मुकाबले दुगना होता है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर आप दूसरे देशों को भी देखें जैसे कनाडा, यूके, जर्मनी, इन सब जगहों पर अब 12 हफ्ते के बाद ही दूसरी डोज दी जा रही है। तो ऐसे में हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हमारे टीकाकरण कार्यक्रम को ज्यादा बल मिल सकता है वैक्सीन की कमी के बावजूद अगर हम इसको 12 हफ्ते कर दें सेकेंड डोज का टाइम। हमसे चर्चा करने के लिए डॉक्टर सुनीला गर्ग हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि प्रोफेसर हैं और हमारे साथ जुड़ रही हैं, कम्युनिटी मेडिसिन की प्रोफेसर हैं, साथ में मेंबर भी है लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर गर्ग कि क्या, क्योंकि पहले तो हमारा कम ही था टाइम, उसको बढ़ा करके सरकार ने 8 हफ्ते कर दिया था, लेकिन जो स्टडीज कह रही हैं और खुद कोविड के जो ऑक्सफर्ड ग्रुप है, वैक्सीन ग्रुप है, उसकी स्टडीज कह रही हैं कि 12 हफ्ते शायद बेहतर हो। आपका क्या मानना है? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। क्योंकि जब ये ट्रायल हुआ था तो हमने ट्रायल को 3 तरीके से देखा था। एक तो वो ग्रुप था जिसमें कि लोगों को 4 हफ्ते के बाद ही दूसरी डोज मिल गई थी, दूसरा ग्रुप होता जिनको 6 हफ्ते के बाद मिली थी, और तीसरा ग्रुप होता जिनको 12 हफ्ते के बाद मिली थी। क्योंकि उस टाइम में वैक्सीन की कमी हो गई थी, तो इस तरह से 3 भाग में इसको देखा गया। तो ये पाया गया कि जिनको 4 हफ्ते में दी गई उनको इम्यूनो कन्वर्शन कम था, 6 हफ्ते वालों को थोड़ा ज्यादा था, यानी कि आपने पहले अभी बताया 55 से लेकर 60% के बीच में था। और जिनको 12 हफ्ते के बाद मिली तीसरी डोज तो उनको 80% उनका जो था सीरो कन्वर्शन था। तो यानी कि 12 हफ्ते से हमें 2 तरीके के फायदे होते हैं। एक तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये है कि हमारा सीरो कन्वर्जन भी बेटर है। तो दोनों तरीके से हमको फायदा है। एक तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें ताकि उनको पहली बार में अगर पहला वैक्सीन का कोई डोज लेते हैं तो वो उनको थोड़ा एक टाइम भी मिल जाता है अब्जॉर्ब करने का, कि हमारी दूसरी वैक्सीन की डोज जो है 12 हफ्ते बाद आएगी। परंतु ये जरूर याद रखना है कि उनको ये दूसरी डोज के बारे में भूल नहीं जाना है, उनको 12 हफ्ते के बाद में ये डोज जरूर लगवानी है। तो मेरा ये कहने का तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट करें, परंतु दूसरी डोज जरूर लगाएं जो कि 12 हफ्ते के बाद होगी, जो कि कोविशील्ड वैक्सीन के विषय में हम कह रहे हैं। डॉक्टर गर्ग, इसमें एक चीज यह अहम भी हो जाती है कि टीकाकरण कार्यक्रम की रफ्तार, कितनी तेजी से आप सबको टीका लगाते हैं, ये भी बहुत अहम हो जाता है। और अगर हमारे पास वैक्सीन की कमी है तो उसमें क्या ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना कि आप 4 की बजाय या 6 की बजाय या 8 की बजाय आप 12 हफ्ते करें, तो क्या इससे हम लोगों को थोड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग पहले से ही एक जो स्ट्रैटेजी यानी कि रूपरेखा बना के चले हैं। हमने पहले भी ये देखा था कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद में 60 साल से ऊपर और प्लस 45 प्लस कोमॉर्बिड्स, और उसके बाद में अब हम चले हैं 45 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनको हम लगाएं।
एक तो इससे ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल लोगों को एड्रेस करें, दूसरा अगर हमने गैप उसका हमने 12 हफ्ते कर दिए तो उससे और भी ज्यादा लोगों को हम वैक्सीन लगा सकते हैं ताकि वो इस बीमारी से बचेंगे, उनमें सीवियर इन्फेक्शन बिल्कुल कम होगा और डेथ का बिल्कुल खतरा नहीं रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इसको स्पेस करें, परंतु हमें ये याद रखना पड़ेगा कि भारत जैसे बड़े देश के लिए केवल हमारी कोविशील्ड वैक्सीन या कोवैक्सीन जो आज की तारीख में उपलब्ध है, ये 2 ही वैक्सीन काफी नहीं है, हमें 5 या 6 वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी तरफ हम जल्दी से जल्दी काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा, और उम्मीद यही है क्योंकि हम भी अपने कार्यक्रम में कहते आए हैं कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो चुकी हैं हमारे यहाँ भी है, और ऐसा अब सरकार कर भी रही है। डॉक्टर आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये बहुत अहम चर्चा हमने की थी कि क्या वैक्सीन का अंतर दूसरे डोज का बढ़ा दिया जाए, इससे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। अब एक और बहुत अहम बात हो जाती है, वो ये कि जो 45 साल से नीचे की उम्र के लोग हैं जिनमें सीरियस डिजीजेस हैं, उनका क्या? उनका खतरा बहुत ज्यादा है, क्या उनको भी वैक्सीन में प्रायोरिटी मिलनी चाहिए? ये सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं। जो लोग डायलिसिस करवाते हैं, किडनी के पेशेंट हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपने आप को कोविड से भी बचाएं, और कोविड हो जाए तो उनका खतरा बढ़ जाता है। कुछ ऐसे लोगों की बात सुनिए जो कि अपील कर रहे हैं कि उन्हें भी वैक्सीन मिलनी चाहिए। मेरा नाम प्रतीक सोनी है और मैं पिछले 13 साल से डायलिसिस पर हूँ और मुझे रिसेंटली कोविड हुआ है। और सरकार ने जो उम्र सीमा तय की है 45 साल वैक्सीन के लिए, कृपया वो ना करके सब डायलिसिस पेशेंट को वैक्सीन दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मीना नरेंद्र मैलारे है और मैं पिछले 6 सालों से इनलेक जनरल हॉस्पिटल चेंबूर कैंप में अपना डायलिसिस करवा रही हूँ। मेरी उम्र 39 साल की है। हम जैसे पेशेंट को डायलिसिस के लिए अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो हमारे लिए सेहत के लिए हानिकारक है। अभी जो हालात चल रहे हैं उसके लिए हमें बहुत सोचना पड़ता है। इसके लिए मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आपने जो उम्र की सीमा रखी है उस सीमा के बारे में आप सोचिए, क्योंकि हम जैसे लोगों को कोविड वैक्सीन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत कम होता है। दूसरी बात, मैं चाहती हूँ कि क्रिटिकल इलनेस वालों के लिए ये शर्तें ना हो, उन्हें आसानी से कोविड वैक्सीन मिल जाए। बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। धन्यवाद। तो इन लोगों की अपील आपने सुनी, ये चाहते हैं कि उम्र की पाबंदी हटाई जाए। ऐसा ही डॉक्टर्स का भी कहना है। कुछ हमारे साथ डॉक्टर अंजलि उत्थुप जुड़ गई हैं, जो कि मेंबर हैं किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन मीडिया एंड कम्युनिकेशंस की। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर उत्थुप। हमारे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर उत्थुप, क्यों आप ऐसा कहती हैं कि जो जिनको गंभीर बीमारियां हैं उनको भी प्रायोरिटी पे रखना चाहिए और ये उम्र की पाबंदी हटानी चाहिए? इसके पीछे साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट क्या है आपकी? नमस्ते एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं कोचिन से बोल रही हूँ और आई एम टॉकिंग अबाउट पैन इंडियन ऑडियंस। मैं बोलना चाहती हूँ कि हमारी किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन ने एक स्टैटिस्टिक्स निकाली थी जिसमें लिखा हुआ है कि that 71% of people who get this disease as between the ages of 15 and 30, and we have dialysis patients who fit into this age gap. और ये बात जरूरी है जो नीना कही है, बहुत ही अहम बात कही है। मोस्ट डायलिसिस पेशेंट्स यात्रा करते हैं मिनिमम ट्वाइस अ वीक अपने डायलिसिस सेंटर्स पहुंचने के लिए, और जब वहां पहुंचते दे हैव टू वेट। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, बहुत लोगों के साथ वो लोग रहते हैं, देयर इज टू मच हैपनिंग अराउंड देम। तो मैं विनती करना चाहती हूँ अपनी प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज ये पाबंदी हटा दीजिए एंड मेक इट एब्सोल्युटली मैंडेटरी बना दीजिए, आवश्यक बना दीजिए कि एनी पेशेंट जिसको डायलिस हो रही है उनको प्लीज 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 वैक्सीनेशन का प्रायोरिटी दिया जाए। दूसरी बात, अगर उनको कोविड हो जाए तो प्लीज हॉस्पिटल्स में उनके लिए जगह बनाई जाए, बिकॉज आम आदमी की तरफ नहीं है ये लोग। हमको अगर कोविड हो जाए हम तो घर ही में बैठ सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं, लेकिन ये लोग तो नहीं बच पाएंगे अगर कोविड हो गया, बिकॉज डायलिसिस बिना उन लोग की जिंदगी आगे नहीं जा सकती। तो मैं भी ये बहुत ही फ्रॉम द बॉटम एंड ऑल ऑफ माई हार्ट विनती है टू द हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया and to our honorable prime minister to please make एक मैंडेटरी, एकदम आवश्यक बनाना चाहती हूँ मैं कि हमारी डायलिसिस पेशेंट्स एंड क्रिटिकल पेशेंट्स को नॉट ओनली कोविड वैक्सीनेशन दी जाए, लेकिन उनको बेड्स भी मिले और उनकी डायलिसिस भी साइड बाय साइड चलती रहे। एक प्रायोरिटी ग्रुप को समझा जाए उनको। डॉक्टर गर्ग, आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको मैं एक थर्ड
पार्टी की तरह देख रही हूँ, आपका इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या कहेंगी एक ऑब्जर्वर की तरफ से कि आप क्या मानती हैं? डेफिनेटली देखिए, ये सवाल बहुत ही वाजिब है, और क्योंकि ये पेशेंट्स ऑलरेडी किडनी के डिजीज के मरीज, किडनी के डिजीज से सफर कर रहे हैं और ये ऑलरेडी डायलिसिस पे हैं, तो डेफिनेटली सरकार के कंसिडरेशन में भी ये है कि जैसे ही हम अभी 45 से हम बहुत जल्दी वैसे भी नीचे जाने वाले थे, तो इन लोगों को प्रायोरिटी मिलने वाली है करके। सो इसलिए क्योंकि हमने तब जब प्रायोरिटाइज किया था तो हमने ये जरूर देखा था कि किन लोगों की बहुत जल्दी से जल्दी डेथ हो जाएगी, परंतु ये भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, क्यों 45 साल से ऊपर भी हम लोग उनको कवर कर रहे थे जो कि किडनी की डिजीज से सफर कर रहे थे। तो डेफिनेटली ये सवाल इमीडिएटली कंसिडरेशन में आ जाएगा गवर्नमेंट के, तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करने वाली बात है, तो इससे हम बहुत सारे लोग जो किडनी रोगी हैं उनको हम कवर कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर उत्तुप, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है, आपसे ये जानना चाहूंगी, लोगों का अक्सर मानना होता है कि कम उम्र के लोगों की ये बीमारियां नहीं होती हैं, क्या आप इस मिथ को बस्ट करना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बस करना चाहती हूँ, क्योंकि वर्धन जी हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने नोटिस किया था फरवरी में दैट मोर इंक्रीज ऑफ केसेस इज बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 44। और जैसे मेरी बेटी ने कही है, अगर एक छोटे उम्र के लोग बाहर जाके वैक्सीनेशन लेने के लिए जाएंगे तो वो लोग अपने परिवार के हर लोग को लेके जाएंगे। सो मेरी विनती है दैट प्लीज मेक इट कंपल्सरी एंड मैंडेटरी फॉर एनीवन विद क्रिटिकल इलनेसेस टू गेट द वैक्सीनेशन फर्स्ट। जी डॉक्टर उत्तुप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गर्ग, ये सवालों के जवाब देने के लिए आपका भी शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर गर्ग, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे व्यूअर्स जो सवाल भेजते हैं उनके जवाब देंगे हम और हमारे डॉक्टर। हमारे खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर वैशाली लोखंडे, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन है अपोलो हॉस्पिटल नवी मुंबई से। डॉक्टर लोखंडे, सुन लीजिए, पहला सवाल जो हमें भेजा है वो शिखा ने दिल्ली से भेजा है, सुनिए क्या कह रही हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम शिखा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सवाल है कि जिन लोगों को फर्स्ट वेव में माइल्ड कोरोना हो गया था, क्या इस वेव में भी उन्हें ये खतरा है अभी? डॉक्टर जी, ये इन्फेक्शन जो है, इसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी हमको मिलती है वो परमानेंट नहीं है, नेचुरल इन्फेक्शन से मिली हुई इम्यूनिटी। तो फिर से पॉसिबिलिटी है कि जिस बंदे को इन्फेक्शन पहले हुआ था उनको वापस इन्फेक्शन होने के काफी चांसेस हैं, अगर वो मास्क यूज और सैनिटाइजेशन फॉलो ना करे। जी, तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सारी की सारी कोविड प्रोटोकॉल वाली बातों को याद करके ही बाहर निकलना है। चलिए डॉक्टर लोखंडे, दूसरा सवाल सुन लेते हैं जो कि हमें कृष्णव ने भेजा है। मेरा नाम कृष्णव है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर किसी को जरूरी मिलना हो तो पार्क या ओपन एयर रेस्टोरेंट जैसी जगह पर मिलना सेफ है? डॉक्टर देखिए, जितना ओपन स्पेस में आप मिलोगे उतना चांसेस कम रहेंगे, बिकॉज आप सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पूरी तरह फॉलो कर सकते हो। हैविंग सेड दैट, अगर कुछ आपके लोकेलिटी में या आपके एरिया में लोकल गवर्नमेंट ने अगर मूवमेंट पे कर्व्स लगा कर रखे हैं तो उसको पूरी तरह फॉलो करिए, बट क्लोज स्पेस से बेटर है ओपन स्पेसेस टू मीट, बट उसमें भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी जो है, या आपको मास्क पहन के मिलना है, ये सारा आपको फॉलो करना ही करना है, तो प्रोटोकॉल से डिविएट ना करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लोखंडे इन सवालों के जवाब देने का। तो उम्मीद करते हैं हमारे व्यूअर्स को ये समझ में आ गया होगा कि चाहे आपने वैक्सीन लगवा ली हो या भले ही आपको पहले माइल्ड कोरोना हो चुका हो, आपको ये सारी बातों का ख्याल रखना है। चलिए, हम आपको आज एक खास डेटा भी दिखाना चाहते हैं, और वो ये कि आप तो जानते ही होंगे कि पिछले 3 दिन हो चुके हैं और आज चौथा दिन है कि हमारे यहाँ वैक्सीन उत्सव चल रहा है। लेकिन ये जो वैक्सीन उत्सव है, उस दौरान हम आपको डेटा के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली टीकाकरण का जो आंकड़ा है वो नीचे गिरा है। कैसे? ये देखिए, हमारे देश में अब तक टीकाकरण जितना हुआ है उसका कर्व है, और आप देख सकते हैं पिछले कुछ वक्त से ये एक तरह से या तो स्टैग्नेट हो गया या नीचे गिर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि किस दिन शुरू हुआ था वैक्सीन उत्सव। इसको 3 दिन गुजर चुके हैं वैक्सीन उत्सव को शुरू हुए, और उससे पहले 42 लाख का एक दिन में टीका लगता था कभी कभी। और आप ये देखिए कि 4 दिन से जो चौथा दिन है आज टीका उत्सव का, उसमें जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है कि कितने टीके लगे हैं, वो
3 में से 2 दिन में आप देख सकते हैं कि 20 से लेकर के 30 लाख के बीच के, यानी कि 11 अप्रैल को 29,33,418 टीके ही लगे हैं महज, और ये टीका उत्सव के दौरान है। तो जब इतने कम टीके लग रहे हैं और टीका उत्सव से पहले ज्यादा टीके लग रहे थे, तो ये किस तरीके का टीका उत्सव है। 12 अप्रैल को हालांकि 40 लाख टीके लगे थे, लेकिन वहीं आप 13 अप्रैल का आंकड़ा देखिए, वो एक बार फिर से 26,46,528 है। तो यानी कि 3 दिन का टीका उत्सव, उसमें से सिर्फ एक दिन 40 लाख के पार, बाकी तो आपने एवरेज से भी नीचे गिरा दिया। तो ये टीका उत्सव पे हमारा सवाल है जो कि हम पूछना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं टीके लग पा रहे या क्यों नहीं लोग जाके टीके लगा रहे। इस पर सरकार के लिए गौर करना जरूरी हो जाता है। हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिला दें कि आप अगर घर के बाहर जा रहे हैं या अपने ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर रहे हैं एसी एनवायरनमेंट पे, तो मास्क जरूर पहने और हो सके तो डबल मास्क पहने। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।